हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम थोड़ा सा माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसी एक्सपेरिमेंट के फेलियर के बाद दी गई थी। तो कैसे आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट की जो लिमिटेशंस थी, जो कमियां थी, उनके विद रिस्पेक्ट टू जो दो पोस्टुलेट्स दिए गए थे, क्या फेलियर्स थे माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट के, वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब आप जानते हैं, जब दो लाइट सोर्सेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं तो क्रस्ट के ऊपर अगर क्रस्ट गिरता है तो दोनों का मैग्नीट्यूड आपका क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड आपका ऐड हो जाता है, A1 प्लस A2, और टोटल रिजल्टेंट वेव आपको A1 प्लस A2 की क्रस्ट मिल जाएगा। अगर ट्रफ के ऊपर ट्रफ मिलेगा तो -A1 -A2 आपके दोनों ऐड कर दीजिए तो टोटल आपको ट्रफ भी A1 प्लस A2 मिल जाएगा। तो अब क्रस्ट के ऊपर ट्रफ गिरेगा तो आप जानते हैं कि वहाँ पर आपको अगर दोनों सोर्सेज का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम होगा तो हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, वहाँ पर आपको प्लेन वेव मिल जाएगी। तो पहले एक बार माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट की अरेंजमेंट देख लीजिए, क्या इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एक सोर्स है, ये आपका लाइट सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है तो इसकी एक ही वेवलेंथ के रेडिएशन आपके यहाँ पर मिलेंगे। तो आप जानते हैं कि एक वेवलेंथ जो आपके पास है, वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ की लेंथ। तो आपके पास एक क्रस्ट और एक ट्रफ की जो लेंथ है वो इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स की हमने कंसिडर कर ली कि जो लैम्डा है वो इसकी क्या है, वेवलेंथ है। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, उससे हमें पैरेलल रेडिएशंस, पैरेलल रेज चाहिए। रेज किसको इंडिकेट करती हैं? रेज इंडिकेट करती हैं द पाथ फॉलोड बाय द रेडिएशंस। अब देखिए रेडिएशन तो किसकी फॉर्म में चलते हैं, क्रस्ट और ट्रफ की। तो मैं रेडिएशन अगर हम चलाएंगे तो रेडिएशन तो इस तरह से चलेंगे ना, वो रेस की तरह, तो वो आपकी स्ट्रेट लाइन की तरह थोड़ी चलेंगे। लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है कि लेफ़्ट से चले हैं और राइट की तरफ जा रहे हैं, तो उसको हम इस तरह से एक डायरेक्शन से, एक लाइन से इंडिकेट कर देते हैं और इसी लाइन को हम क्या कह देते हैं, रेज कह देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास सोर्स है, इसके ये जो रेडिएशंस निकल रहे हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स के, ये आपके क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में है, लेकिन उनको हमने स्ट्रेट लाइन से इंडिकेट कर दिया। तो ये देखिएगा इस लेंस से पहले ये आपके पास ये इन्हीं रेडिएशंस को हम इंडिकेट कर रहे हैं। तो रेडिएशन कहाँ आपने डलवा दिए हैं, ये आपने कन्वेक्स लेंस के ऊपर डलवा दिए। कन्वेक्स लेंस को कितनी दूरी पर रखा जाए सोर्स से, आप इसको फोकल लेंथ के ऊपर रखिएगा, यानी कि यहाँ पर आपके लेंस का क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं जब आप फोकस के ऊपर सोर्स को रखते हैं तो आपको राइट हैंड साइड आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रेडिएशंस मिलेंगी, जो रेज मिलेंगी, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मिलेंगी। तो ये आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जो आपके जो लेंस है उसके पोल और उसके कहाँ से चली जाए, सेंटर से, या और उसके फोकस में से स्ट्रेट लाइन जो आपकी है ये कहती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। तो जैसे ही आप फोकस के ऊपर सोर्स को रखेंगे ऑन द राइट हैंड साइड आफ्टर द रिफ्रैक्शन यू विल गेट द रेज पैरेलल। तो आपको प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आपको यहाँ पर रेज मिल जाएंगे। तो ये देखिए, ये आपको यहाँ तक पता चल गया होगा कि यहाँ तक हमने क्या किया है। उसके बाद देखिए क्या किया है, उसके बाद हमने ये एक ग्लास प्लेट लगा दी है। इस ग्लास प्लेट की खासियत ये है कि यहाँ से ये जो जितने भी रेडिएशंस आएंगे ना, उन रेडिएशन को ऑन द बेसिस ऑफ एम्पलीट्यूड, आधा एम्पलीट्यूड तो रेडिएशंस का चला जाएगा ऊपर मिरर M2 की तरफ, और आधा जो है बचा हुआ रेडिएशन किसके पास चला जाएगा, M1 मिरर के पास चला जाएगा। तो ये एक आपके पास मिरर है M1। तो M1 में देखिए यहाँ पर हमने ये लाइंस दिखाई हैं, ये लाइंस आपका शो कर रही हैं कि यहाँ पर हमने पॉलिशिंग कर रखी है। तो पॉलिशिंग से क्या होगा, ये जो है आपका सरफेस जो है ये वाला रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, रिफ्रैक्ट नहीं कर पाएगा ये आपका जो मिरर है। तो मिरर में ये वाले साइड जो है इसको हमने ब्लॉक कर दिया पॉलिशिंग करके, और ये साइड आपकी स्मूथ है। तो जितनी भी लाइट यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आएगी वो सारी की सारी ट्रेस बैक हो जाएगी। अगर आप 90 डिग्री से डाल रहे हैं तो 90 डिग्री पर जानते हैं आप कि 90 डिग्री पर मिरर पर अगर आप डालेंगे तो आपकी जो
इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है वो क्या हो जाएगा, एंगल उनके बीच में हो जाएगा 0 का। तो आप जानते हैं रिफ्लेक्टेड रे के बीच में और जो आपकी नॉर्मल है उसके बीच में भी एंगल 0 का बनेगा, क्योंकि आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर आपके पास 90 डिग्री से डाली तो जैसे ये आ रही थी ये ऐसे वापस हो गई है। तो ये आपका फुली पॉलिश्ड मिरर है। यहाँ पर ये जो आपकी ग्लास प्लेट है, इस ग्लास प्लेट को हम नाम दे रहे हैं बीम स्प्लिटर। अब ये जो आपके पास रेडिएशंस थे इनको हमने एक नैरो स्लिट में से निकाल दिया। तो हम मान लीजिए थोड़ा सा पार्ट, यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास में ये जो रेज है ना सिर्फ यही पहुंच पा रही हैं जी तक, जो मार्जिनल रेज हैं वो नहीं जा पा रही। या फिर आप ये भी कह सकते हैं ये जो एपरेचर है ना लेंस का, ये हमने छोटा सा लिया है, हमने बड़ा एपरेचर नहीं लिया। तो अगर हमने छोटा एपरेचर लिया है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पास से ही रेज निकलेंगी। बड़ा एपरेचर होता तो प्रिंसिपल एक्सिस से पास भी निकलती और बाहर वाली मार्जिनल रेज भी पहुंचती। तो यहाँ पर हम यही कंसीडर कर रहे हैं, छोटा सा लेंस है और इससे जो रेज निकली हैं आधी तो पहुँच गई आपकी मिरर M1 के पास और आधी कहाँ पहुँच गई मिरर M2 के पास आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो उसके बाद देखिएगा हो क्या रहा है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो आपका सारा का सारा सारी की सारी रेज आई थी ना जो ऐसे सोर्सेस ने निकाली थी, लेकिन इस पॉइंट पे आके आपकी जो ग्लास प्लेट है उसको हमने पार्शली पॉलिश्ड कर रखा है। और पार्शली पॉलिश्ड क्या कर रखा है, यहाँ इस पॉइंट के ऊपर यानी कि इस सरफेस को पॉलिश कर रखा है। तो इस सरफेस को पॉलिश कर रखा है तो यहाँ तक लाइट आएगी तभी वापस जाएगी रिफ्लेक्ट होकर, क्योंकि पॉलिशिंग का काम ही यही है रिफ्लेक्शन करवा देना। लेकिन हमने कहा पार्शली पॉलिश्ड। पार्शली पॉलिश्ड का मतलब ये है कि आधी रे तो वापस चली जाएंगी रिफ्लेक्ट होकर, आधी रे पास कर जाएंगी इस ग्लास प्लेट में से। तो हमने क्या किया, दो पार्ट में आपकी रेज को ये जो सोर्स से आ रही थी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो आप दिखाई दे रहे हैं ऑरेंज कलर में, ऑरेंज कलर वाला वो पार्ट है जो अंडर रिफ्लेक्शन जाएगा, और एक आपको ब्लू कलर में दिखाया जा रहा है ना ये जाएगा अंडर रिफ्रैक्शन। तो ये आपका बीम स्प्लिटर है। स्प्लिटर का मतलब क्या होगा, स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट कहाँ कर दिया, रिफ्लेक्टेड पार्ट और एक रिफ्रैक्टेड पार्ट कर दिया। अब देखिएगा 45 डिग्री के ऊपर हमने इस ग्लास प्लेट को रखा है। जब 45 डिग्री के ऊपर रखेंगे तो ही वो 90 डिग्री के ऊपर मिरर M2 तक पहुंचानी है, इसी वजह से हमने इसको 45 डिग्री के ऊपर रखा है। अब दोनों रेज को ध्यान से देखिएगा, एक जो मिरर M2 के पास जा रही है और एक जा रही है जो मिरर M1 के पास। उनमें दिक्कत क्या आ रही है, क्या गड़बड़ हो रही है पाथ में। अब यहाँ देखिएगा ये ब्लू वाली लाइन देखिएगा, ये ब्लू वाली लाइन वो है जो आधी रेज ऐसे सोर्स से सारी आ रही थी ना, उसमें से जो आधी रेज है वो आपकी ग्लास ने स्प्लिट करके आधी रेज आगे पहुंचा दी हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन करवा रहे हैं हम। ये ब्लू वाला पार्ट रिफ्रैक्टेड लाइट है आपकी। तो देखिएगा ये आपका यहाँ से चला, अब इसने यहाँ तक ग्लास प्लेट को कितनी बार कवर किया, एक ही बार तो किया है। ये जो ब्लू लाइन है ये ग्लास में से कितनी बार निकली है, एक ही बार तो निकली है आपकी। और ये फिर कहाँ पहुँच गई, ये आपकी सीधी यहाँ पहुँच गई। अभी मैं इस प्लेट की बात आपसे नहीं कर रही हूँ, तो ये आपकी यहाँ सीधी पहुँच गई। तो इसका मतलब आपकी ये जो आधी एम्पलीट्यूड है रेज का वो एक बार ही क्या कर गया है, ग्लास प्लेट में से पार कर गया है, ग्लास प्लेट को क्रॉस कर रहा है। अब आ जाइए आपका वो वाला पार्ट जो आधा किसके पास पहुंच रहा है, M2 के पास। तो लाइट का वो पार्ट जो M2 के पास पहुंच रहा है उसके साथ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से चला यहाँ पहुंच गया, एक बार क्रॉस कर दिया इसने ग्लास प्लेट को। यहाँ पर इसको पॉलिशिंग नज़र आई, यानी कि आधी लाइट वापस भी तो भेजनी है ना आपने, तो आधी लाइट देखिए ये वापस आ गई आपकी। तो अब देखिए दूसरी बार हो गया ना क्रॉस, फिर आपकी लाइट ऊपर गई। लाइट ऊपर जाने के बाद आप देखें ना 90 डिग्री पर जा रही है, 90 डिग्री पर जा रही है, और 90 डिग्री पर आप जानते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट जो मिलेगी वो भी तो 90 डिग्री पर रिट्रेस कर जाएगी पाथ, जिस रास्ते से गई थी उस रास्ते से वापस आ जाएगी। तो देखिए दोबारा यहाँ से लाइट चली, एक बार ग्लास प्लेट को कवर किया, फिर टकरा कर यहाँ गई, दो बार ग्लास प्लेट को कवर किया, ऊपर आई, नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर यहाँ पर आई। तो अब कितनी बार ग्लास प्लेट को कवर कर गई, ये 3 बार कर गई। अब इस वाली लाइट को देखिएगा, ब्लू वाली को, ब्लू वाला जो पार्ट है आपका हाफ पार्ट जो आपका रिफ्रैक्टेड कर गया, आपका गया यहाँ पे, एक बार क्रॉस कर गया, किसके पास पहुँचा, M1 के पास पहुँचा, M1 से वापस आया और रुक गया यहाँ पे। अब देखिए M1 से के पास जो पहुँच रहा है, जो रिफ्रैक्टेड पार्ट है, ये ब्लू वाली लाइन तो एक ही बार क्रॉस कर रही है, लेकिन ये ऑरेंज वाली जो लाइट का पार्ट है वो कितनी बार क्रॉस कर रहा है, 3 बार क्रॉस कर रहा है।
एक बार चला, फिर ऊपर यहाँ आया, 2 बार तो यहीं हो गया, उसके बाद ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ आएगा, 3 बार हो गया। तो हमने क्या करना है, एक जैसा ट्रीटमेंट देना है दोनों लाइट्स को, दोनों पार्ट्स को जो आपके रेडिएशन के हैं। तो एक जैसा ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए? एक जैसा ट्रीटमेंट तो तभी होगा ना जब ये ब्लू कलर वाला जो हाफ पार्ट है रेडिएशंस का लाइट का, वो भी 3 बार क्रॉस करे। तो हमने क्या लगा दी, एक प्लेट और लगा दी। इसकी थिकनेस उतनी ही है जितनी कि आपकी इस बीम स्प्लिटर वाली ग्लास प्लेट की है, और इसको 45 डिग्री के ऊपर ही रखा है हमने, क्योंकि यहाँ पर भी 45 डिग्री पे ही रखा था। और ये जो मटेरियल लिया है यहाँ पर भी वही मटेरियल लिया है, लेकिन ये जो आपकी कंपनसेटिंग प्लेट है ना, ये आपके पास पॉलिश्ड प्लेट नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर तो पार्शली पॉलिश ली थी, यहाँ पर नहीं की। तो इसका मतलब ये ग्लास प्लेट में से सारी की सारी लाइट क्या पहुँच जाएगी, आपकी रिफ्रैक्ट कर जाएगी। कोई भी पार्ट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, रिफ्रैक्ट कर जाएगी, पास करवा देगी अपने अंदर से। तो अब देखिए क्या हुआ, ब्लू वाली लाइट एक बार तो यहाँ पर ग्लास प्लेट को कवर कर चुकी थी, एक, फिर ये यहाँ गई, 2 बार कवर हो गई, यहाँ गई, फिर ये देखिए यहाँ कर 3 बार, और यहाँ पहुँच गई। तो इसका मतलब इसने भी, ब्लू वाली लाइट ने भी कितनी बार क्रॉस कर दिया है, ग्लास प्लेट को 3 बार कर दिया है। तो इस वजह से ये जो प्लेट है एज ए कंपनसेटिंग प्लेट है। क्या कंपनसेट कर रही है? ये कंपनसेट कर रही है रिफ्रैक्टेड पार्ट ऑफ द बीम को ग्लास में से निकालने को कंपनसेट कर रही है। तो आपकी रिफ्लेक्टेड पार्ट 3 बार पर क्रॉस कर रहा था, तो अब आपका रिफ्रैक्टेड पार्ट भी 3 बार ही क्रॉस कर रहा है। तो थिकनेस दोनों प्लेट्स की सेम है, दोनों को 45 डिग्री के ऊपर इंक्लाइन करवा गया है विद द हॉरिजॉन्टल। और डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये जो ग्लास प्लेट है ये पार्शली पॉलिश्ड है, और ये आपकी टोटली रिफ्रैक्टिंग है, यानी कि यहाँ से कोई भी पार्ट रिफ्लेक्ट नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा एक एडजस्टमेंट थोड़ी सी हमने ये भी की है, इस ग्लास प्लेट जी से जितने डिस्टेंस पर आपने मिरर M2 वर्टिकल वाई एक्सिस पर रखा है, उतने ही डिस्टेंस पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर आपने मिरर M1 भी रखा है। देखिए दोनों जगह डिस्टेंस क्या रखा है, सेम रखा है। तो अब आपकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द रेडिएशन है, और जो रिफ्रैक्टेड पार्ट ऑफ द रेडिएशन है, तो देखिए डिस्टेंस भी सेम कवर कर रहा है, ग्लास में से भी सेम थिकनेस कवर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी लाइट जब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो अगर मैं ये कह दूं कि आपके यहाँ पर जो आपको रेडिएशन मिल रहे हैं रिफ्लेक्टेड पार्ट के, ये ऑरेंज वाले पार्ट के, वो अगर यहाँ पर क्रस्ट आ रहा है, तो आपका ब्लू वाले का भी तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्रस्ट आना चाहिए ना। अगर मैं आपको ये कह दूं कि ये जो आपका ऑरेंज वाला पार्ट है कि यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ आ गया, यहाँ पर ट्रफ आ रहा है, तो आपकी ब्लू वाली कलर की जो लाइट रेडिएशंस रेज हमने दिखाई हैं, वो भी तो आपका यहाँ पर क्या आना चाहिए, ट्रफ आना चाहिए ना। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर आप इस पॉइंट को अगर आप टेलीस्कोप से देख रहे हैं, तो इस पॉइंट पर तो आपको दोनों चीज़ें मिल रही हैं, आपको रिफ्लेक्टेड लाइट भी मिल रही है, रिफ्रैक्टेड लाइट भी मिल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि आपने 2 टॉर्च ऑन कर रखी हैं। एक तो आपको टॉर्च मिल रही है M2 से लाइट भेज रही है, एक टॉर्च आपको M1 से लाइट भेज रही है। तो इसका मतलब 2 सोर्सेज से यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर लाइट आ रही है, और दोनों सोर्सेज की वेवलेंथ क्या है, सेम है। दोनों सोर्सेज ऐसे ही तो निकले हैं आपके, तो दोनों सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी भी क्या है, सेम है। इसका मतलब ये जो दोनों सोर्सेज हैं, यहाँ पर जो 2 लाइट मिल रही हैं आपको, ये दोनों लाइट आपको ऐसे सोर्सेज से मिल रही हैं जो आपके कैसे हैं, कोहेरेंट सोर्स हैं। तो कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, एक ही सोर्स से तो ऑब्टेन किए गए हैं, इक्वल डिस्टेंस कवर करें। तो आपके ये देखिए दोनों सोर्सेज जो हैं, चाहे आपको वहाँ ऊपर से आ रहा हो लाइट या रेडिएशन आपके यहाँ से आ रहे हो, तो दोनों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट है। तो ये दोनों सोर्सेज की वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, और तो और इन्होंने ग्लास के अंदर डिस्टेंस भी सेम कवर किया है, और एयर के अंदर भी पाथ सेम कवर करें। तो देखिए L डिस्टेंस ऊपर जा रहे हैं, तो L डिस्टेंस यहाँ पर भी तो जा रहे हैं, तो सेम डिस्टेंस हम यहाँ पर कवर करवा रहे हैं। तो ये आपके कोहेरेंट सोर्स की तरह काम करेंगे, और ये दोनों लाइटें एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर सुपर इम्पोज हो रही हैं, एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप हो रही हैं। ये हो गया कि 2 टॉर्च जला दिया आपने, और दोनों टॉर्चों की लाइट जो है एक ही जगह डाल रहे हैं आप। तो ये पॉइंट हो गया। इसको आपने टेलीस्कोप से देखा, और टेलीस्कोप से जैसे देखा तो आपको यहाँ तो फ्रिंजेस नज़र आने लग गई। कि आपको क्या नज़र आने लग गया, अगर ये मैं मान लूँ कि ये स्क्रीन है, तो अगर ये स्क्रीन है तो आपको तो यहाँ पर कुछ ऐसा नज़र आ रहा होगा कि एक चौड़ी सी पट्टी ब्लैक नज़र आएगी, फिर वाइट नज़र आएगी, फिर ब्लैक नज़र आएगी, फिर वाइट नज़र आएगी, कुछ ऐसा नज़र आ रहा होगा। तो ये आपके पास फ्रिंजेस हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब दोनों सोर्सेज ओवरलैप कर गए, एक जगह क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, एक जगह ट्रफ के ऊपर ट्रफ गिर गया, तो आपको मिल गई ये
ब्राइटनेस, ये चमक वाली पट्टियाँ, ये बीच में जो आपको दिखाई दी जा रही है ना, ये चमक वाली, यानी ये रोशनी है यहाँ पर ब्राइट, और ये जो डार्क है यहाँ पर ये हाल हुआ है कि क्रस्ट के ऊपर क्या गिर गया है, ट्रफ, या ट्रफ के ऊपर क्या गिर गया है, क्रस्ट। तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो कैंसिल आउट कर देंगे। नो एम्पलीट्यूड मीन्स नो इंटेंसिटी, नो इंटेंसिटी मीन्स नो ब्राइटनेस। तो यहाँ पर आपको ये वाली चीज़ टेलीस्कोप से नज़र आ रही है। तो हमने देख लिया कि इतने डिस्टेंस के ऊपर ये वाली मिल गई, थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर हमें यहाँ मिल गई, तो वो हमने डिस्टेंस कहाँ से मेज़र कर लिया, टेलीस्कोप से मेज़र कर लिया। तो अब देखिए मैथमेटिकली कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे। मैथमेटिकली क्या हो रहा है, लाइट आ रही है, पहले तो जी से जा रही है m1 पर, और फिर m1 से आ रही है जी के ऊपर, तो हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे। तो सोचिएगा कि अर्थ जो है वो आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये सारा एक्सपेरिमेंट कहाँ हो रहा है, लैब में, और लैब कहाँ है, अर्थ के ऊपर। तो लैब भी तो उसी डायरेक्शन में मूव करेगी ना जिस डायरेक्शन में आपकी अर्थ मूव कर रही है। तो हमने मान लिया v वेलोसिटी से अर्थ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है। तो अब देखिए जब g से m1 पर लाइट जा रही है तो लाइट भी तो इसी डायरेक्शन में जा रही है ना, उसकी वेलोसिटी क्या है, c है, और अर्थ भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू जब हम c को देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, c माइनस वी। ये देखिए ले लिया हमने c माइनस वी। हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। कौन सा टाइम पीरियड निकालना है, जब आप g से m1 और m1 से g जा रहे हैं, तो इस टोटल टाइम पीरियड को, यानी कि फॉरवर्ड जाने का और बैकवर्ड आने का, वापस आने का, इन दो पूरे टाइम पीरियड को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, t1 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्टेंस कितना है, l है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, c माइनस वी। तो ये आपकी हो गई ना रिलेटिव वेलोसिटी c माइनस वी। उसके बाद जब मिरर m1 से आप जा रहे हैं g के ऊपर, तो डिस्टेंस तो वही है l, m1 और g के बीच में, लेकिन वेलोसिटी देखिए अब की बार अर्थ की वेलोसिटी v है, लेकिन अब की बार लाइट तो इस डायरेक्शन में आ रही है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी लाइट की, क्योंकि ये सारी चीज़ हम लाइट के विद रिस्पेक्ट टू पढ़ रहे हैं। तो कितना हो गया, c प्लस वी हो गई। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिएगा, नीचे आप क्या ले लीजिएगा, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेते ही आपके पास ये आ जाएगा, नीचे से सी स्क्वेयर को कॉमन लीजिए, तो सी स्क्वेयर कॉमन निकलते ही 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर हो जाएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, एक सी से सी कैंसिल कर दो, ये जो आपका नीचे टर्म है ब्रैकेट के अंदर, इसको ऊपर ले जाओ तो रेज टू पावर -1 हो जाएगा। हमें पता है स्पीड ऑफ अर्थ बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, v इज़ वेरी स्मॉल देन c, तो v स्क्वेयर अपॉन c स्क्वेयर भी बहुत छोटा हो जाएगा ना 1 से। बायनॉमियल एक्सपेंशन को यूज़ कीजिए, अगर v अपॉन c 1 से बहुत छोटा है तो ये जो पावर है ये आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। -1 को अगर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया, +1 हो गया। तो ये आपकी पूरी की पूरी जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है ये किस में कन्वर्ट हो गई, 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। तो 2l अपॉन सी था ही, और इसकी जगह आपने ये लिख दिया 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर, तो निकल गया टाइम पीरियड। अब देखिए दूसरा टाइम पीरियड हम निकालना चाह रहे हैं कि जब लाइट ऊपर की तरफ गई थी, तो g से m2 मूव करवाइए और m2 से कहाँ मूव करवा दीजिएगा, g पे मूव करवा दीजिएगा। तो देखिएगा जब लाइट ऊपर जाएगी तो आपका एक्सपेरिमेंट कहाँ हो रहा है, अर्थ पर, तो अर्थ तो आगे सरक गई, तो ये जो g है ये प्लेट आपके आगे नहीं सरक जाएगी, अगर शिफ्ट नहीं हो जाएगी, तो आपकी g इज़ गोइंग टू शिफ्ट in this direction because the earth is moving in this direction and the whole setup is on the earth, surface of the earth। तो आपकी लाइट ये जो है ऊपर जब जा रही है तो जी थोड़ा सा आगे सरक चुका है, थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो चुका है। सिमिलरली जब आपकी m1 से g पर आएगी तब भी तो थोड़ा सा g क्या कर जाएगा, ऊपर की तरफ या आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा टुवर्ड्स द राइट साइड। तो देखिए इस पूरे फिनोमिना को, इस पूरे प्रोसेस को हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये आपकी लाइट जो है ऊपर जा रही थी और आपका m2 भी तो देखिए शिफ्ट कर जाएगा ना v वेलोसिटी से, g शिफ्ट करेगा तो m2 भी तो करेगा ना। m2 कितना करेगा, उतना ही करेगा जितना g करेगा, क्योंकि बोथ आर सिचुएटेड और प्लेस्ड एट अर्थ, अर्थ के ऊपर सरफेस पर ही है आपकी लैब। तो आपका जितना m2 शिफ्ट करेगा उतना ही g शिफ्ट कर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लाइट क्या कर गई थी, आपकी इंसिडेंट हुई थी जी से। आपकी लाइट अब जो है क्योंकि पार्शली पॉलिश था तो ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ। मिरर पहले यहाँ था ना, जब आपकी लाइट यहाँ थी,
तो मिरर यहाँ था, लेकिन जैसे ही लाइट ऊपर की तरफ मूव करेगी मिरर कर जाएगा ना मूव इसके साथ v वेलोसिटी से, तो लाइट यहाँ जाके स्ट्राइक करेगी। तो अब ये देखिए लाइट का पाथ स्ट्रेट नहीं रहा ना, वर्टिकल नहीं रहा ना, इंक्लाइंड हो गया। तो यहाँ से हमने दिखा दिया इंक्लाइंड हो गया। अब इंक्लाइंड हो गया, ये क्या है, अर्थ की वेलोसिटी भी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी तो ये निकालनी है ना हमें, दिस इज़ द रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये स्ट्रेट पाथ निकालना है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो हम एल ले रहे हैं, तो डिस्टेंस अगर एल ले रहे हैं तो हमें यही तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ना अलोंग द वर्टिकल। तो अलोंग द वर्टिकल निकाल लीजिए। कुछ इसी तरह से रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं आप, जब आपके पास कुछ इस तरह से इंक्लाइंड वेलोसिटी हो। ये बिल्कुल वैसा ही केस है जैसे कि रिवर में वाटर का फ्लो है इस डायरेक्शन में भी, और स्विमर जो है उसको क्रॉस करनी है रिवर, तो आपका स्विमर जो है कुछ इस तरह से जा रहा होगा, तो वर्टिकल वेलोसिटी यही तो आएगी ना स्विमर की, √c² - v²। तो अब की बार स्विमर कौन है? आपका लाइट है, तो लाइट की वेलोसिटी ये आ गई। सेम केस तब होगा जब लाइट ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, ऊपर से नीचे आएगी तो अब की बार क्या कर दो, अब की बार कुछ उसको इस तरह से दिखा दो कि ये हो गया आपका c, ये हो गया आपका v। तो वर्टिकल तो यही रहेगा ना, √c² - v²। तो आप चाहे ऊपर जाइए और चाहे आप नीचे आइए m2 से, तो आपके पास स्पीड कितनी रहेगी, √c² - v²। और हर बार डिस्टेंस कितना लिया आपने, l, इसी के कोरस्पॉन्डिंग, इसी हाइट के कोरस्पॉन्डिंग, इसी डायरेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग भी तो आपने ये वेलोसिटी ली है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, t2, जब आप g से m2 जा रहे थे और m2 से g आ रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा। बाकी हमने बिल्कुल वैसा ही काम किया है जो पहले किया था, कि ये आपके पास c² को कॉमन निकाल दीजिए, c² को कॉमन निकालेंगे तो c बाहर आ जाएगा, और ये आपके पास अंडर रूट है, तो अंडर रूट में आप जानते हैं v²/c² < 1 है, तो बायनोमियल एक्सपेंशन से ये जो पावर है आपके आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया है। तो हमारे पास क्या हो गया, t1 निकाल लिया हमने और t2 निकाल लिया हमने। अब देखिए हमने क्या किया, ये टाइम का चेंज देख लिया कि दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना है, कि जो लाइट आपकी m2 से आ रही है और जो लाइट आपकी m1 से आ रही है, तो उसमें डेल्टा t का डिफरेंस हमने यहाँ पर देख लिया, LV²/c³। तो पीछे जो आपने t1 और t2 निकाले हैं ना, ये रहा आपका t1 2l/c × 1 + v²/c², ये रहा आपका t2 2l/c, और ये हो गया 1 + 1/2 v²/c²। तो देखिए अगर इन दोनों का डिफरेंस आप निकालेंगे तो 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर v²/c² फुल है, यहाँ पर हाफ है, तो हाफ ही तो बचेगा, तो यहाँ पर आपका ये हाफ बच गया है। अब यहाँ देखिएगा कि अब जो है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। क्या, m2 को m1 ले गए और m1 को कहाँ ले गए, m2, यानी कि 90 डिग्री से हमने क्या कर दिया, अब पूरे इसको रोटेट कर दिया है हमारे सेटअप को। तो 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे तब भी तो t1 और t2 वैसा ही आएगा ना, LV²/c³। तो अगर हम यहाँ पर दोनों का, यानी कि जब हमने रोटेट नहीं किया था और जब हमने रोटेट किया, इन दोनों को अगर हम देखें टाइम पीरियड में कितना डिफरेंस है, तो दूसरा टाइम पीरियड भी तो यही आया था ना, LV²/c³। तो टोटल टाइम पीरियड में चेंज कितने का हो गया, 2 टाइम्स, तो इनको हमने 2 टाइम्स कर दिया। अब देखिए पाथ डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं हम, पाथ डिफरेंस किसका निकालना चाह रहे हैं, हमारे पास ये जो रेडिएशंस आ रहे हैं ना यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस देखना चाह रहे हैं। हमने मान लिया यहाँ से जो लाइट आ रही है और यहाँ से जो लाइट आ रही है, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस पूरी एक वेव का है। तो क्या मतलब हुआ कि यहाँ से तो आ रही हैं 3 वेव और यहाँ से आ रही हैं 2 वेव। यहाँ से 3 वेव आ रही हैं तो सोचिएगा कि क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ पहुँच गया ट्रफ यहाँ पे। यहाँ से 2 वेव आ रही हैं तो क्रस्ट ट्रफ पहुँच गया ट्रफ यहाँ पे। तो आपको ट्रफ के ऊपर ट्रफ मिला तो क्या मिल गया, आपको ब्राइटनेस मिल गई। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि यहाँ से तो 2.5 वेव आ रही हैं, यहाँ से आपकी 2 वेव आ रही हैं, तो होगा क्या, यहाँ से तो पहुँचेगा आपका क्रस्ट और यहाँ से पहुँचेगा आपका ट्रफ। तो जब आपका एक जगह से क्रस्ट और एक जगह से ट्रफ पहुँचेगा तो आपको मिलेगा डार्क, ये जो आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है ना, तो ये वाला पोर्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम पाथ डिफरेंस को इसी से रिलेट करके देखना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर पाथ डिफरेंस का। तो अब देखिएगा पाथ डिफरेंस, डिस्टेंस ही तो है, तो डिस्टेंस है तो स्पीड इनटू में क्या हो जाएगा, टाइम। तो स्पीड हमारे पास c है, टाइम आपने यहाँ पर निकाल ही लिया है, L 2LV²/c³,
तो आपके पास यहाँ पर c क्यूब था, एक c से c कैंसिल हो गया तो ये आपके पास आ गया। अब देखिएगा जो आपकी फ्रिंजेस का नंबर है, फ्रिंजेस का नंबर दिया जाता है पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय लैम्डा और इनटू में n इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्डा से। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गए फ्रिंजेस। तो चेंज इन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कितना चेंज हुआ, पाथ डिफरेंस कितना था, कितने पाथ में डिफरेंस था और वेवलेंथ कितनी थी। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सिर्फ ये जो हमारे पास पाथ डिफरेंस था उसको हमने लैम्डा से डिवाइड करवा दिया है। तो करवाने के बाद तो हमने थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पर देखिए कंसीडर कर लिए क्या क्या। एक तो L को मान लिया आपने 10 मीटर, यानी कि G और M1 और G और M2 के बीच का डिस्टेंस मान लिया। उसके बाद अर्थ की वेलोसिटी जो है 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड मान ली। उसके बाद हमने ये मान लिया जो सोर्स था ना, जो आपने S सोर्स था वो सोडियम लाइट थी। तो सोडियम लाइट की वेवलेंथ 5893 या 5890 5896 लेते हैं आप हम दो, तो दोनों की एवरेज निकाल दी। कौन सी दो होती हैं, 5890 और 5896। तो दोनों की एवरेज करोगे तो 5893 आ जाएगी। हुआ क्या कि जब हमने यहाँ पर आपने क्या किया था, एक तो सीधा टाइम पीरियड पता किया, फिर आपने 90 डिग्री से घुमा दिया था, फिर टाइम पीरियड मेज़र किया। इन दोनों टाइम पीरियड की वजह से पाथ डिफरेंस आपके पास ये वाला आ गया था। जब टेलीस्कोप से हमने देखा तो कोई भी चेंज किसी भी तरह का नज़र नहीं आया। हमारे पास फर्स्ट टाइम जब हमारा M2 यहाँ था, M1 यहाँ था, हमारे पास ये आ रही थी फ्रिंजेस। दूसरी बार जब हमने M1 को इधर कर दिया और M2 को इधर कर दिया रोटेट करके, तो यहाँ पर आपको फिर वही मिला कि यहाँ पर मिली आपको डार्क, फिर बीच में ब्राइट, फिर यहाँ डार्क मिल गई, फिर ब्राइट मिल गई आपको, फिर डार्क मिल गई, बिल्कुल ये का ये मिला आपको। इट मीन्स कि आपके चाहे आप लेफ़्ट से राइट आएँ, चाहे आप ऊपर से नीचे आएँ, कोई भी चेंज किसी तरह का नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, ये इस वजह से नहीं आ रहा, बेशक आप डायरेक्शन चेंज कर दें लाइट की, बेशक आप ऑब्जर्वर चेंज कर दें लाइट के केस में, लाइट की डिफरेंट डायरेक्शंस में विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जर्वर्स आपकी वेलोसिटी क्या रहती है, c। तो c में कोई चेंज आया नहीं, c आपका क्या हो गया, कांस्टेंट। उसके बाद डेल्टा टी जो है आपका वो हो गया आपका टाइम पीरियड। तो उसमें अगर आप कोई चेंजेस लेके भी आ रहे हैं, डिस्टेंस आपका सेम है, सी आपका सेम है, तो आप सोचिएगा एल सेम हो, सी सेम हो तो टाइम पीरियड भी सेम हो जाएगा ना। तो M2 ने अगर क्रस्ट पहुंचाया तो M1 भी क्या पहुंचाएगा, क्रस्ट। M2 ने अगर ट्रफ पहुंचाया तो आपका M1 भी क्या पहुंचाएगा, ट्रफ पहुंचाएगा। तो इसी वजह से फ्रिंजेस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। इसको डिफरेंट वेदर्स कंडीशन में किया गया, कई समर में किया गया ये एक्सपेरिमेंट आपका विंटर्स में किया गया, दोनों हर बार इसका भी फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद साइंटिस्ट माइकलसन एंड मॉर्ले ने ये सोचा शायद अर्थ की जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह से है कि हमारा जो लाइट का सोर्स है वो लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, तो अर्थ भी लेफ़्ट टू राइट जा रही है, शायद इसी वजह से फ़र्क नहीं पड़ा। तो हमने डिफरेंट सीज़न में किया है ना, तो डिफरेंट सीजन्स में क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ लाइट भी तो डायरेक्शन ऑफ अर्थ भी तो चेंज हो जाएगी। अगर आपकी एक बार आप जा रहे हैं लेफ़्ट टू राइट, तो दूसरी बार राइट टू लेफ़्ट घूमती घूमती अर्थ आपकी कुछ इस तरह से भी तो आएगी। तो अगर हम यहाँ मान लें कि इस टाइम किया था ये एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पर हमारे पास तो लाइट की डायरेक्शन भी वही थी और हमारा जो अर्थ की मोशन थी वो भी यही थी, लेकिन हमने दूसरे मौसम में किया तो अब की बार तो अर्थ की डायरेक्शन चेंज हो गई ना। अर्थ तो अब रोटेशनल मोशन दे रही, ऑर्बिटल मोशन दे रही है ये, तो अब चेंज हो गया। हमने सोचा शायद ये हमने ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ किया है, तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अगर हम कर रहे हैं तो नियर बाय हमने मान लिया कि एक मटेरियल है और ये मटेरियल हमारे पास क्या है, ईथर है। ईथर ने चारों तरफ से अर्थ को घेर रखा है। तो हो क्या रहा है, हम एक्सपेरिमेंट यहाँ कर रहे हैं, तो जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो ईथर जो है इसके अर्थ के साथ साथ चल रहा है। इसी वजह से हमारे एक्सपेरिमेंट के ऊपर हमारे जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन हमने इसको ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ना करके ऑन द पीक ऑफ माउंटेन्स भी करके देख लिया, हाइट भी चेंज करके देख ली, तो उसके बाद भी फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद तो चेंज आना चाहिए था ना, कि अर्थ उसी तरह से यहाँ पर अगर हम ये मान रहे थे कि ईथर के साथ ही आपकी जो लाइट है वो
इथर जो है ड्रैग हो रहा है बिकॉज ऑफ द अर्थ मोशन, तो इसी वजह से इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो और इथर को भी क्रॉस कर लिया, तो अब तो इफेक्ट पड़ना चाहिए था, चेंजेस आने चाहिए थे स्पीड ऑफ लाइट के अंदर, अब भी नहीं आए। तो आपका जो माइकलसन मोरले है वो ये दिखाने में फेल हो गया कि अर्थ की वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही अगर स्पीड जा रही है, अगर लाइट की टॉर्च लाइट ऑन है तो होना चाहिए था c माइनस वी रिलेटिव वेलोसिटी, अपोजिट में जा रहे हैं तो c प्लस वी होनी चाहिए थी। तो अगर वो हो रही है c माइनस वी और c प्लस वी, तो इस वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न में चेंजेस आने चाहिए थे, लेकिन नहीं आ रहे। तो इस वजह से आइंस्टाइन ने क्या किया, इसको समझाने के लिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें दो क्या थे आपके पोस्टुलेट्स थे। एक पोस्टुलेट तो ये कहता है जितने भी न्यूटन्स के लाज हैं, फंडामेंटल लाज ऑफ मोशन है, न्यूटन्स लाज ऑफ मोशन है, सारे इनर्शियल फ्रेम उसको ओबे करेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, जो इसको समझा रहा है माइकलसन मोरले को, कि स्पीड ऑफ लाइट डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होगी, ना ऑब्जर्वर के साथ चेंज होगी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तब यहाँ क्या चेंज आएंगे, समझिए क्या चेंज होगा। यहाँ पे आप यहाँ पर c माइनस वी नहीं ले सकते, c लेना पड़ेगा। आप यहाँ c प्लस वी नहीं ले सकते, c लेना पड़ेगा। तो ये आपका जो टोटल आएगा ना, ये कितना रहेगा 2LC अपॉन c स्क्वेयर। c से c आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सिमिलरली यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी लाइट की कितनी ले रहे हैं, अंडर रूट ऑफ c स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका सिर्फ c स्क्वेयर रह जाएगा। c स्क्वेयर का अंडर रूट करोगे तो c आ जाएगा, तो ये l अपॉन सी आएगा, ये भी l अपॉन सी आएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 2l अपॉन सी आएगा। ये वाली टर्म नहीं आएगी बिकॉज ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग ऑल मोशन इज़ रिलेटिव। सारी मोशन, ट्रेन को चला दीजिए, ट्रेन की वेलोसिटी रिलेटिव है, कोई एरोप्लेन आसमान में उड़ रहा है उसकी वेलोसिटी भी रिलेटिव है, सारी मोशंस रिलेटिव हैं, लेकिन एक्सेप्ट स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इट इज़ सेम फॉर ऑल द ऑब्जर्वर्स एंड इन ऑल द डायरेक्शंस। सारी डायरेक्शंस के अंदर और सारे ऑब्जर्वर्स के लिए आपकी स्पीड ऑफ लाइट c है, और c की वैल्यू आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट की लिमिटेशन, और ये आपकी लिमिटेशन को किस तरह से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बाय आइंस्टाइन ने यहाँ पर एक पोस्टुलेट एक्स्ट्रा देकर, फंडामेंटल लॉज आर ओबेड बाय इनर्शियल फ्रेम, ये तो हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर एक नई चीज़ जो इंट्रोड्यूस की गई है वो ये की गई है कि स्पीड ऑफ लाइट डायरेक्शन के साथ, ऑब्जर्वर के साथ या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ चेंज नहीं होगी।